सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट कौन से x1, y1 एंड x2, y2। अभी आपके पास जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि मतलब आपके पास आपको स्लोप इवैल्यूएट करना है, लेकिन जो लाइन है उसका एंगल नहीं दिया हुआ आपको, और लाइन भी नहीं बताई हुई कैसी है, तो आपको क्या पता, आपको ये बता देगा कि 2 पॉइंट से पास करती है लाइन, ठीक है ना। इस x2 y2 से और x1 y1 से वो पास करती है लाइन। तो कोई भी 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए तो उसका आपको पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग लर्न भी कर सकते हो, लर्न तो करना ही आपको। इसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज करो एक लाइन है, ये P पॉइंट हो गया, x1 y1, ये Q पॉइंट हो गया, x2 y2, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? इसका स्लोप चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या करा अभी फिलहाल के लिए, ये जो पॉइंट है इनको ऐसे रखा, इन पॉइंट्स को P को मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। एक्सटेंड कर दिया बस। भाई लाइन की लेंथ नहीं डिफाइंड है, लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, आपको ये बताना है कि इसका स्लोप कितना होगा। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला तो ये है। ये आया कैसे? तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती है लाइन, ठीक है ना। ये एंगल तो बनाती है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक लाइन खींच दी ये, और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी, और ये मैंने फिर से डॉटेड बना दी थी, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं R मान रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला एंगल जितना भी हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूँ ऐसे, तो अगर ये वाला पॉइंट x1 है, ये y1 है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल, ये वाला डिस्टेंस x1 रहा होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा? y1 रहा होगा। ये तो मैंने आपको भी बताया ही था पीछे, है ना। अच्छा, जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करा था, और ये वाली लेंथ कितनी होगी पूरी? ये पूरी लेंथ y2, और ये वाली पूरी लेंथ x2 रही होगी। तो मेरे को बेसिकली ना ये वाली लेंथ चाहिए, PR लेंथ जो है, ये P पॉइंट है ना, P ये ऊपर लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से हटा के P पॉइंट ये है हमारे पास, और ये R पॉइंट है। तो PR लेंथ कितनी होगी? PR लेंथ x2 में से, पूरी लेंथ x2 में से अगर मैं x1 वाला टुकड़ा हटा दूँ तो मेरे पास ये वाली लेंथ बचेगी। तो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 आ जाएगा ये। तो PR लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? बेसिकली x2 माइनस x1। ऐसे ही QR लेंथ कितनी आएगी? QR लेंथ ये पूरी y2 है, उसमें से y1 वाला टुकड़ा हटाना है। ये भाई ये y1 है तो ये भी तो y1 ही होगा ना। तो y2 में से y1 हटाना, तो कितना बनेगा? QR की लेंथ कितनी आएगी? y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा से। आप लोग उसमें चेक करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा की वैल्यू आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती थी? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वहां पे कितना है? परपेंडिकुलर QR, तो QR लिख लो, और बेस कितना है? बेस PR, तो PR आ गया। और QR की लेंथ कितनी है? QR की y2 माइनस y1, और PR की लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1। तो यहाँ से फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात कि स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, है ना। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे स्लोप ना हटा के ग्रेडियंट दे दें तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, ये अभी आप लोग जब स्ट्रेट लाइन के बाद कॉनिक सेक्शंस करोगे, तो कॉनिक सेक्शन में आपके पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स टाइप की इक्वेशंस होती हैं। तो वहां पर आप लोगों के पास एनसीईआरटी में तो इतना कोई खास यूज है नहीं स्ट्रेट लाइंस का कॉनिक सेक्शंस के अंदर, लेकिन आर्टिशन में जब आप लोग करोगे तो वहां पर स्ट्रेट लाइंस का भर भर के यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शंस में, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और 12th क्लास में आपके पास चैप्टर होता है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। 6 चैप्टर होता है 12th क्लास के अंदर। तो वहां पर आपके पास कहीं पर भी यूज हो सकता है स्ट्रेट लाइंस का और कॉनिक सेक्शंस का, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, वहां पर भी इनका बहुत यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों ने ढंग से पढ़ना है बिल्कुल, तभी जाके ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी आगे, वरना ये बहुत परेशान करती है बच्चों को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, बेसिकली पैरेलल का मतलब तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। पैरेलल वर्ड क्या होता है? पैरेलल, जैसे कोई लाइन है, सपोज करो ये
तो अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी हो तो मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है ना। और कोई एक लाइन है ऐसे, तो मैं इसके पैरेलल कोई लाइन खींचना चाहता हूँ तो ऐसे भी हो सकती है या फिर इसके ऊपर भी हो सकती है, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये पैरेलल का वर्ड आपको मतलब पता है। सपोज करो कोई लाइन है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। पैरेलल लाइन से साफ दिख रहा है, ये कोई लाइन है L1, ये कोई लाइन है L2, ठीक है ना। इनका एंगल मान लिया मैंने, ये कोई, ये θ1 मान लिया, इसको θ1 और इसको θ2। डिफरेंट लाइन है तो डिफरेंट स्लोप होंगे इनके, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इनको तो डिफरेंट ही मानेंगे, है ना। हमें नहीं पता ना कितना कितना स्लोप है, हमने बस लाइन पैरेलल मान ली। मैंने क्या करा फिलहाल के लिए, अब देखो क्योंकि आप लोगों ने ये तो पढ़ रखा है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है भाई, θ1 इक्वल्स टू θ2 है, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल कैसे है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो θ1 इक्वल्स टू θ2 है ना। L1 इज पैरेलल टू L2, L1 क्या है पैरेलल है L2 के, तो यहाँ पे क्या है θ1 इज इक्वल्स टू θ2 है। मैंने क्या करा 10 ले लिया बोथ साइड्स, ठीक है ना। मैंने 10 ले लिया बोथ साइड्स, टेकिंग 10 बोथ साइड्स, टेकिंग 10 बोथ साइड्स, तो tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2, tan θ1 कितना है m1, tan θ2 कितना हो गया m2। भाई m इक्वल्स टू tan θ होता है, तो tan θ किसके इक्वल होगा m के, तो tan θ1 किसके इक्वल होगा m1 के, तो m1 इक्वल्स टू m2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, जब भी दो लाइन आपस में क्या होंगी पैरेलल, तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना। जब भी दो लाइन आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर तो समझते हो ना, इस तरह से जब दो एंगल के बीच, दो लाइन के बीच में कितना बनता है एंगल 90 डिग्री का, तो लाइन क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ेंगे। सपोज करो कोई लाइन में, डेरिवेशन दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। वैसे तो क्या होती है कंडीशन m1 इंटू m2, मतलब उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1 के इक्वल होता है। लेकिन ये आया कैसे, है ना, वो बात करनी जरूरी है, तो उसके देखते हैं। सपोज करो कोई लाइन मैंने ले ली है और दूसरी लाइन मैंने ले ली है, तो इनके बीच में एंगल कितना, मैंने इनके बीच में सपोज करो एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 90 डिग्री हो गया ये एंगल। अब क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। मैंने क्या करा फिलहाल के लिए, मैंने इस एंगल को तो कितना मान लिया θ1 मान लिया, और इसको दोबारा से कितना मान लिया θ2, ठीक है ना। ये अब 2 से ये एक्यूट है, ओके। अब आप लोग क्या करो, मेरे को θ2 चाहिए, है ना, θ2 मेरे को चाहिए यहाँ पर, तो θ2 चाहिए, तो भैया मैंने θ2 निकालना है। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स, ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है θ2 किसके इक्वल होगा 90 प्लस θ1 के, 90 प्लस θ1 के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा से वही ऑपरेशन 10 ले रहा हूँ बोथ साइड्स, ठीक है ना, टेकिंग 10 बोथ साइड्स। तो 10 θ2 किसके इक्वल हो जाएगा 10, अलग अलग ना, अलग अलग मत लेना, 10 90 प्लस 10 θ1, 10 90 प्लस θ1 पूरे का लेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करें 10 θ2, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, और माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो माइनस कॉट θ1। कॉट थीटा को आप लोगों ने क्या लिख लिया -1 अपॉन 10 θ1, और 10 θ1 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो 10 θ1 इंटू 10 θ2
इक्वल्स टू -1 tan थीटा 1 किसके इक्वल हो गया, m1 के, tan थीटा 2 m2 के, m1 इंटू m2 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ जो आती है, यहाँ से आती है वाली चीज़, ठीक है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से आती है पूरे से। तो ये आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशंस आपको पता होनी चाहिए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, हो सकता है मे बी चांस कि आपसे पूछ लें, लेकिन एज सच कोई मतलब एग्जाम में आए ना आए वो चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए मैटर करती है कि क्या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ से आई है, वो हमें पता भी है नहीं, है ना। तो वो हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से आए स्लोप का प्रोडक्ट -1 कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कोलिनियरिटी के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, कोलिनियरिटी के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है। लेकिन अगर मान लो कोई भी लाइन ऐसी है हवा में, स्पेस में, सॉरी 2D प्लेन पे, सॉरी सपोज करो मैंने कोई लाइन खींच दी ऐसे ही, अब क्या जरूरी है इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पे हो, लेकिन अगर 90 डिग्री ना हुआ तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालेंगे, है ना। अब तक आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी, हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया फिलहाल के लिए, थीटा। और जब भी याद रखना, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना तो उनके बीच में दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। अगर वो 90 डिग्री पर कट नहीं कर रही तो, अगर 90 डिग्री पर कट कर रही है तो दो भी दो एंगल बनेंगे 90 के बनेंगे। लेकिन अगर 90 डिग्री पे कट नहीं करनी है तो दो तरह के एंगल बनेंगे, एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। सपोज करो एक एंगल 90 से छोटा है तो एक वैसी बात है एक दूसरा एंगल 90 से बड़ा ही होगा। क्यों, अगर आप लोग ये भी नहीं समझ आ रहा तो भैया ये क्या है, लीनियर पेयर की बात करिए ना आप लोगों ने, यहाँ पे लीनियर पेयर पढ़ा है ना आप लोगों ने, लीनियर पेयर। जब हम लोग क्या करते थे, जब सम ऑफ टू एंगल क्या होता है 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसका होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो क्या होता है लीनियर पेयर, ठीक है ना। एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, तो ये क्या है लीनियर पेयर। तो इसी तरह से एंगल की बात करें तो ये एंगल है थीटा, और उसको एंगल को मैं दूसरा एंगल को मानूं फाई, है ना। ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल क्या है थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है ना। तो दो तरह के एंगल बन रहे हैं, कौन सा थीटा और दूसरा क्या बन रहा है फाई, ये तो हमें पता लग गया। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला के ऊपर। देखो इसको मैंने थीटा मान लिया, सपोज करो इस एंगल को मैं फिलहाल के लिए क्या, इस एंगल को मैं कितना मान रहा हूँ, इस एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा 1 और इस एंगल को मैं मान रहा हूँ थीटा 2, ठीक है सिंपल। इसको थीटा 2, इसको थीटा 1। तो मैंने क्या करा, वही दोबारा प्रॉपर्टी लगा दी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल लिखता नहीं, चलो उसको मैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड। तो थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 1 किस, सॉरी थीटा 1 मत मानो इसको, है ना, ये कंफ्यूज कर देगा नहीं तो। इसको थीटा 1 ना मान के कुछ और मान लेते हैं फिलहाल, इसको आप लोग अल्फा मान लो, है ना, अल्फा 1, और इसको फिर इसको अल्फा 2 और इसको अल्फा 1, इसको अल्फा 1 मान लो, नहीं अल्फा है, ये अल्फा 2 या अल्फा 1, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, अल्फा 2, सो इसको रब कर देता हूँ जरा मैं यहाँ से ना। चलो अल्फा 1 किसके इक्वल आएगा, अल्फा 1 थीटा प्लस अल्फा 2 के इक्वल आएगा, अल्फा 1 वहाँ से थीटा प्लस अल्फा 2 के इक्वल आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, थीटा की वैल्यू आ रही है थीटा की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग 10 बोथ साइड्स, तो 10 ले लिया बोथ साइड्स, तो 10 थीटा इक्वल्स टू 10, और मैंने बताया था कि पूरे का लेते हैं तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अरे यार ये फिर मेरा 2 एक जैसा दिखता है अल्फा के जैसा, ठीक है ना, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। 10 थीटा की इसकी बोले 10 अल्फा 1 इक्वल्स टू 10 अल्फा 2। अच्छा यहाँ पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, तो आप लोग क्या करो 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 और अल्फा 2 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 1 इंटू 10 अल्फा 2। और ये 10 थीटा इसके इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 अल्फा 1 किसके इक्वल होगा, m1 के, 10 अल्फा 1 किसके इक्वल होगा m1 के, और ये 10 अल्फा 2 किसके इक्वल होगा m2 के। नीचे कितना आएगा 1 प्लस m1 m2। तो ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हमें नहीं पता, है ना। ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। तो अगर नेगेटिव आ गई तो एंगल क्या बन जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज नेगेटिव, है ना। और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज पॉजिटिव, ठीक है ना।
तो अगर ये गलती से भी नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, मतलब समझो मेरी बात, दोबारा से बताता हूँ, अगर ये वैल्यू क्वांटिटी की आई नेगेटिव तो एंगल क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और एक अगर ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो एंगल का बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही खत्म करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस ले लेंगे एक, और अभी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है ना। अभी हमें क्या, एक पॉजिटिव एंगल ही देगा, और हमें एक पॉजिटिव एंगल ही देगा तो दूसरा एंगल हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो मेरे को एक थीटा देगा हमेशा, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री से कम वाला एंगल है, तो फाई जो होगा, फाई जो 180 90 से बड़ा होगा, तो उसको हम कैसे निकाल लेंगे, 180 माइनस थीटा करके, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा करके। भाई दोनों एंगल का सम कितना था, थीटा प्लस फाई किसके इक्वल थे, 180 के। लीनियर पेयर बताया था ना यहाँ पे, लीनियर पेयर पे। तो यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 180 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ एक एंगल निकाला करेंगे, और दूसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा करके, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के ऊपर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। और हाँ, यही फॉर्मूला है उसका, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, ठीक है ना। तो इसको नोट करना, मेन ये है आपके पास, ठीक है ना। ये देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के ऊपर। ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है वर्ड कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या है कि जब भी कोई पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज करो अब तक आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लिए, ए, ये मैंने पहले ही बताया था ना, पहले पार्ट में बताया था, बी, x2, y2, और सी पॉइंट क्या है, x3, y3। तो अगर ये पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन पे लाया कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ से यहाँ से आप लोग यही बताते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग क्या करते थे, 0 कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं करना है। यहाँ पर हमारे पास एक अलग कंडीशन होती है। क्या, अगर सपोज करो मैं एक ये ए बी का स्लोप निकाल लूँ, है ना, ए बी का स्लोप निकाल लूँ। ये ज़्यादा हम डीप में नहीं घुसेंगे इसमें, डीप में सॉरी ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे इसमें। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूँ, ठीक है ना। अगर मैं बेसिकली 2 लाइंस का स्लोप निकाल लूँ वहाँ पे, अगर मैं 2 लाइंस का स्लोप निकाल लूँ, सपोज करो मैंने ए बी का स्लोप निकाल लिया और बी सी का स्लोप निकाल लिया, ठीक है ना, बी सी का स्लोप निकाल लिया और उन दोनों को इक्वल कर दिया। ये ए बी का स्लोप है और ये बी सी का स्लोप है, बी सी का स्लोप ये ऐसा आ गया, और ये दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल। आप लोग इसको छोड़ो फिलहाल, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग क्या करो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी दिखा दो तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब आपको स्लोप ना इस तरह से इक्वल दिखाना है कि उनमें एक पॉइंट कॉमन हो। देखो यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है। आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। यहाँ पर क्या कॉमन पॉइंट आ गए, ए। अगर एक भी कॉमन पॉइंट आ गया, उनके स्लोप इक्वल हो गए, तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाया कर देंगे, एक ही लाइन पे, ठीक है ना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, अगर इनके स्लोप क्या आ गए, इक्वल। क्योंकि अगर कोई 2 लाइन होती है, उनके स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या है, वो पैरेलल है। भैया अगर 2 लाइन पैरेलल है, सपोज करो ए बी लाइन है और ये क्या है, सी डी लाइन है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो उन दोनों के स्लोप क्या होते थे, इक्वल। m1 इक्वल्स टू m2, या फिर अगर m1 इक्वल्स टू m2 है तो दोनों लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी। लेकिन अगर उन दोनों में लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट आ जाए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कॉमन पॉइंट दिखाया, बी, और नीचे वाले में ए, तो उन दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है उन दोनों लाइंस के अंदर, तो मतलब क्या है, वो एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं पॉइंट सारे। अगर देखो ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इन दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट है नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैंने क्या करा, इनमें एक ही कॉमन पॉइंट ले लिया, इस बी पॉइंट को हटा के यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इन दोनों में मैंने एक ही कॉमन पॉइंट ले लिया, क्या, बी, और इनके स्लोप क्या थे, इक्वल थे, तो ये पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे ना। अगर देखो आपको ये चीज़ नहीं ज़्यादा समझ आ रही तो इसमें डीप में तो घुसो मत, इतना याद कर लो कि बस अगर आपको कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी सेटिस्फाई करानी है तो आप उन तीनों पॉइंट्स में से दो आप लोग क्या करना, इस तरह से स्लोप ले लेना इक्वल, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, या फिर स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी।
मतलब उनमें एक पॉइंट कॉमन दिखा के उनके स्लोप इक्वल दिखा देना, और आपके पास अगर ये इक्वल आ गए तो आप क्या हो जाएगी, वो पॉइंट्स कर देंगे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए ज़्यादा नहीं घुसते, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगी ये चीज़। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो इसको हटा देता हूँ मैं। एक दो एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, आप लोग इसको तो नोट कर लो पहले, है ना, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। तो जस्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं 3, -2 एंड बी पॉइंट दे रखा है क्या, -1, 4। तो इन पॉइंट्स से आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है, जब लाइन दो पॉइंट से पास करे तो फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप किसके बोला था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 m इज इक्वल टू y2 कितना है, y2 इसको ले लो 4 माइनस y1 कितना है -2, तो -2 यानी माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 कितना है -1 और x1 कितना है 3, तो 4/2 6 -4, तो कितना किसके बोला गया 3/-2 और -3/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो पहला स्लोप मिल गया -3/2, तो चेक करते हैं -3/2, ठीक है। एक डी पार्ट भी देख लेते हैं, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, है ना। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, चलो उसको देखते हैं पहले, है ना। इंक्लिनेशन का मतलब वैसे आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है, मतलब जैसे कोई लाइन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो लाइन उसके साथ, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो वो होता है इंक्लिनेशन। अच्छा, इसको हटा देता हूँ मैं, कोई बड़ा काम था नहीं इसलिए बता नहीं रहा था, चलो वैसे पता लग गया तो अच्छा है। कह रहा है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल जो था 60 डिग्री का था, है ना। और आपको क्या बता था, स्लोप टेंजेंट ऑफ द एंगल, तो बस इतना ही काम है। तो हमें कुछ tan 60 की वैल्यू कितना है √3, तो स्लोप √3 आ गया। चेक करते हैं, हाँ एक्स एक्सिस 30 डिग्री का √3, ठीक है अपना आंसर डी पार्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टॉपिक। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, है ना, एंगल दे दिया दो लाइन्स के बीच में। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला कितना होता है, tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो tan θ कितना है, आपको एंगल दे दिया यानी 10 π/4, है ना। थीटा कितना है π/4, और 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं डायरेक्ट 1 ही लिख रहा हूँ उसको, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ उसको, 1 लिख रहा हूँ। आपको बता रखा है स्लोप दे रखा है वन लाइन का 1/2, तो एक लाइन का स्लोप दे दिया आपको 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो मैं दूसरी लाइन के स्लोप को m2 ही रखूंगा, ठीक है। एक का मेरे को पता लग गया कितना है 1/2, एक का तो मेरे को स्लोप पता लग गया 1/2, दूसरे को मैं क्या रख रहा हूँ m2 ही रख रहा हूँ फिलहाल, मेरे को पता नहीं तो मैं m2 ही रख रहा हूँ उसको। 1 + ½ × m2, तो 1 = 1/2 - m2 कितना हो जाएगा ये 1 - 2m2 अपॉन 2 इंटू 1 + m2/2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी और ये एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1 = 1 - 2m2 अपॉन 2 + m2। और आपको पता ही होना चाहिए, और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वैसे आपको पता ना हो शायद, क्या बात है वो, कि अगर देखो mod x = y है, mod x = y क्वांटिटी है, तो आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू जो आएगी ना वो +- y आएगी यहाँ से, ठीक है। या फिर अगर mod x = mod y भी है ना, तब भी x = +- y आएगा, या फिर y = +- x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, x वो मोड इसको x मान लो पूरे को, तो mod x = y, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितना आएगी +- y, तो यानी x कितना है 1 - 2m2 + 2m2 अपॉन 2 + m2, ये किसके इक्वल आएगा +- 1 के इक्वल आएगा। ये आपको करना ही है, डायरेक्ट मॉडुलस आप ऐसा नहीं खोल सकते, क्योंकि m2 की वैल्यू आपको पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको +- से खोलोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह से मॉडुलस लगाओ एक साइड, तो आप लोग जो उस मॉडुलस को हटा रहे हो तो यहाँ पे +- आ जाएगा, ठीक है। तो वही आ गया।
तो आप लोग इसमें दो केस, आपके पास m2 की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, वो हमें नहीं पता कैसे आएंगी, या हमें ये भी नहीं पता प्लस माइनस आएंगी भी नहीं आएंगी, लेकिन हम तो यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं प्लस वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ, 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस m2, और यहाँ पे 2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो ये 2 प्लस m2 यहाँ चला जाएगा ना, और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, और क्या कर रहा हूँ मैं, इस m2 को उधर पहुँचा रहा हूँ 1, और इसको 2 को उधर ला रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू m2 प्लस 2m2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू m2 प्लस m2 3m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। एक तो वैल्यू ये आ गई, एक स्लोप ये है। अच्छा, ये स्लोप भी हो सकता है और दूसरा भी स्लोप हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर मैं अब माइनस का केस लूंगा तो 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो इस लाइन को हटा दो यहाँ से, कितना आएगा, -1 की मल्टीप्लाई जो इसमें होगी तो कितना आएगा, -2 माइनस m2, ठीक है ना। ओके, इस 2 को इधर ला के प्लस कर दो, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -m2 प्लस 2m2, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 2 3, 2m2 माइनस m2 यानी m2 की वैल्यू एक तो 3 आ रही है और दूसरी कितनी आ रही है, -1/3। तो चेक करते हैं अपना आंसर, 3 और -1/3, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 3। काफी अच्छा एग्जांपल है ये। क्या कह रहा है, कह रहा है लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, -2,6 एंड इसको उधर को मान लो 4,8 बी, ठीक है ना, दूसरे को मान लो बी पॉइंट। इससे एक लाइन पास करती है इन 2 पॉइंट से, और एक लाइन हो रहा है जो दूसरे पॉइंट से पास करती है, सी डी से। ये आपको सी डी और ए बी देने रखे, मैंने खुद सेलेक्ट कर लिए, आप भी लेट कर सकते हो ऐसे एग्जाम्स में भी। डी पॉइंट कितना, x,24। तो आपको क्या बताना है, अच्छा ये 2 लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर भी है ना। ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो उन पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी उनके बीच में क्या हो जाएगा, एंगल तो कितना होगा, 90 डिग्री का, तो भी तो परपेंडिकुलर हुई, लेकिन उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 -1 के इक्वल। तो बस अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस लाइन का स्लोप निकाल लो। अब स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला कितना है, इसको m1 मानेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 8 - x कर दो अपॉन 4 - -2, 8 - 6 2, 4 - -2 यानी 4 + 2 यानी 6, तो 2/6 यानी 1/3। अच्छा, m2 निकालेंगे वहां से, उधर वाली लाइन से, सो उसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 - 12 अपॉन x - 8, तो कितना है, 12 x - 8। इन दोनों का स्लोप अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितना होना चाहिए, -1 के इक्वल, तो -1 के इक्वल रख दो, 1/3 इंटू 12 x - 8 इक्वल्स टू -1, 3 4 = 12, ठीक है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इज इक्वल्स टू -1 की मल्टीप्लाई x - 8 में होगी तो कितना आएगा, 8 - x आ जाएगा। इस x को उठा के इधर ले आओ, इसको कर दो 8 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चेक करते हैं आंसर, ठीक है 4। देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा कोई खतरनाक से क्वेश्चन है नहीं, इजी से ही है ना। वैसे तो चैप्टर आसान ही है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होती है बच्चा क्योंकि जब इमेजिन नहीं कर सकता प्रॉब्लम्स को, कि मतलब कहाँ पे लाइन कैसे बन रही है, और जब उसके बेसिक क्लियर नहीं होते बेसिकली, तो वहाँ पर बच्चा सफ़र करता है इस चैप्टर में, है ना। तो आप ऐसा तो है नहीं, इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में ले लो। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, धासु कंसेप्ट है सारे के सारे, तो आप लोगों को इसको बहुत आराम से पढ़ना है और एक एक कंसेप्ट पे ध्यान देकर पढ़ना है। फिगर ड्रॉ करनी है तब जाके क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज आपको इस सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 3 पॉइंट्स P, H, K
3 पॉइंट्स दिए हैं। Q पॉइंट क्या है, x1 y1 एंड R पॉइंट क्या है भैया, x2 y2। ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई ऑन अ लाइन, है ना। तो ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो लाइन कैसे हो सकती है, सपोज करो ये, तो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया और ये R पॉइंट हो गया। तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स की खासियत क्या होती है, उनमें एक कॉमन पॉइंट को हम लेके दो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, तो वहां से अगर वो इक्वल आ गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो लेकिन पॉइंट्स तो कोलिनियर है, तो मतलब वो स्लोप क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आएगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हम एक चीज रखे प्रूव करने के लिए, क्या, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये प्रूव करना होगा, इक्वल्स टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 हो, हाँ x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिखाना है भाई, ये चीज प्रूव करनी है। तो बहुत आसान है, स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लो, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू का स्लोप y1 माइनस h, y1 माइनस h, y1 माइनस सॉरी y1 माइनस k आएगा, है ना, अपॉन x1 माइनस h। ओके, स्लोप ऑफ क्यू आर निकाल लो यहाँ से। क्यू आर का स्लोप कितना आएगा, क्यू आर का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ पी क्यू टू स्लोप ऑफ क्यू आर होगा, y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 माइनस x1 इंटू y1 माइनस k, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू x1 माइनस h। ठीक है, चेक करते हैं प्रूव हो गया क्या, h माइनस x1। अच्छा, यहाँ पर ना x1 माइनस h की जगह h माइनस x1 दे रखा है। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले रहा हूँ और माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा अंदर, h माइनस x1, ठीक आ गया वो। और यहाँ पर क्या करेंगे, k माइनस y1 माइनस k है, हमें क्या चाहिए, k माइनस y1, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ से माइनस लिया कॉमन तो ये बाहर पहुँच गया और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अगेन हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था। एक लास्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल नंबर 5, उसको देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। एग्जांपल नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है इसको एग्जांपल में, कह रहा है इन फिगर 10.9 आपको फिगर दे रखी है, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज गिवन। टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है, तो बेसिकली टाइम ये हो गया, इस एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया और ये वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है ना। ओके, कह रहा है टू पोजिशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज, जब टाइम कितना था 0 तो डिस्टेंस कितना था 2। तो हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो टाइम कितना था 0, तो डिस्टेंस कितना था 6 नहीं 2, डिस्टेंस था 2, एक तो पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। ओके, एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 डिस्टेंस इक्वल टू 8, टाइम 3 था तो डिस्टेंस 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा ऊपर, 7 8, तो डिस्टेंस कितना था 8, तो 3 पे कितना था 8। ओके, तो ये शायद फिगर थोड़ा कंफ्यूज कर देगी आप लोगों को, दोबारा बना लेते हैं फिगर, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ना। तो ये टाइम इधर आ गया अपना और डिस्टेंस इधर आ गया, तो डिस्टेंस ऐसे लिखा शॉर्ट फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये बहुत है। जब टाइम कितना था 0 तो डिस्टेंस कितना था 2, तो एक तो पॉइंट ये आ गया ये। और एक जब टाइम था कितना 3 तो डिस्टेंस कितना था 8, टाइम 3 था डिस्टेंस कितना था 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8 समवेयर यहाँ पे, ठीक है ना। इनको ज्वाइन कर देंगे। लीनियर मोशन है तो स्ट्रेट लाइन। कह रहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लो एंड लो ऑफ मोशन, दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। कह रहा है अच्छा पूरा क्वेश्चन 2 points 2 portions of time and distance are recorded and when time was using the concept of slope find। अच्छा टाइम और डिस्टेंस में हमें एक रिलेशन दिखाना पड़ेगा ना, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कितने कितने हैं 0,2 3,8। तो इन पॉइंट्स को नेमिंग कर लेते हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो कह रहा है आपको इसमें टाइम और डिस्टेंस में एक रिलेशन दिखाना है, तो मैं कहीं पे भी यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ टी डी टाइम एंड डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। वैसे मैं x1 y1 भी ले सकता था, लेकिन मैं टी डी ले रहा हूँ जिससे मेरे को कंफ्यूजन ना हो। मैं टाइम यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को मैं सी मान रहा हूँ। और आपको पता ही है कि वाले पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैं एक कॉमन पॉइंट लेके स्लोप इक्वल दिखाएंगे, यानी स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना है y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0। 8 माइनस 2 6 अपॉन 3, तो इट इज 2। स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल आ जाएगा, BC 8 माइनस D अपॉन 3 माइनस T, ठीक है ना। ये आपस में इक्वल होंगे, 8 माइनस डी अपॉन 3 माइनस टी इक्वल्स टू 2। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 माइनस डी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस टी, तो 8 माइनस डी इक्वल्स टू 6 माइनस 2t, ठीक है। ओके, इसको इधर लाके माइनस कर दो। 8 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2t प्लस डी। 8 माइनस 6 2, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 2t भी लिख सकते हैं, d माइनस 2t, d माइनस 2t। तो अब क्या आ रहा है ये, इसको मैं इधर ऐड कर दूं 2 प्लस 2t इक्वल्स टू डी, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेते कितना बनेगा ये, t प्लस 1 अंदर बन जाएगा इक्वल्स टू डी, ठीक है ना, प्लस है। तो रिलेशन क्या आ गया, d इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t प्लस 1। ये हमारे पास एक टाइम और डिस्टेंस में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। यही हमें चाहिए था। देखते हैं अपना आंसर, डी टू टी प्लस 1, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो लास्ट एग्जांपल था, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्ट्रेट लाइंस 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइज 10.1 जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से 10.2 से हमारे पास जो लेक्चर होगा वो काफ़ी अच्छे आप लोगों को वहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो 10.2 से ही आपका मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है। 10.1 में आपको अभी चैप्टर से फैमिलियर कराने के लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको यहीं पर बता दी गई हैं, ठीक है ना। आपका बेसिकली यहाँ पे जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसी के जैसी सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी आप लोग 10.2 का इंट्रोडक्शन देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि चैप्टर और भी बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो भी आप लोग उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको वहाँ भी कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जितना मैंने पढ़ाया आप लोग इसको जब एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।